नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आइए शुरुआत में आपको बताते हैं बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर किस तरह से दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक बवाल मचा। आज सुबह बेहद नाटकीय अंदाज में पंजाब पुलिस ने दिल्ली में तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया, लेकिन दोपहर होते होते ये गिरफ्तारी किडनैपिंग में बदल गई। बग्गा के पिता ने दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज कराया। दिल्ली से बग्गा के अपहरण की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई और मोहाली की ओर बढ़ रही पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोक लिया। हरियाणा पुलिस की पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के ये कहने पर हुई कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से आज कुछ लोगों ने जबरन किडनैप कर लिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र 3 राज्यों की पुलिस के महाभारत का गवाह बना। हरियाणा पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को कुरुक्षेत्र बुला लिया और तेजिंदर पाल बग्गा को उसके हवाले कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को दिल्ली ले आई और पंजाब पुलिस हाथ मलती हुई दिखाई दी और तेजिंदर पाल बग्गा को उनके घर से उठाकर ले जाने के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली आप दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। वहां घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड्स हटाते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इनमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के किए वादे पूरे न होने पर जब सवाल पूछे गए तो डराने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस पर आपने पलटवार किया। जो आज तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ हुआ है, इसलिए कि हमने सवाल उठाए थे कि केजरीवाल गुरुकिरण साहब की बेअदबी करने वालों को कब गिरफ्तार करोगे, इसलिए कि आप किसानों को मुआवजा कब दोगे, इसलिए कि दिल्ली के अंदर जो आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की, अगर इस पर सवाल उठाना जुर्म है तो केजरीवाल सुन लीजिए, ये जुर्म भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता था, करता है और करता रहेगा। आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न थकने वाला है और न डरने वाला है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। केजरीवाल के अहंकार और तानाशाही रवैये का हम विरोध करते हैं। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग जो उन्होंने किया है, इसके लिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर रहेगा। आगे हमारा ये संघर्ष सड़कों से कानून तक ये जारी रहेगा और दिल्ली के नहीं पूरे देश में केजरीवाल की गुंडागर्दी आज सामने आ गई। कानून की प्रक्रिया के तहत तेजिंदर बग्गा जी को 5 बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, लेकिन तेजिंदर बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बग्गा जी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए। दिल्ली पुलिस का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी की गुंडागर्दी, तेजिंदर बग्गा की दंगई, तेजिंदर बग्गा की दंगा भड़काने का जो पूरा प्रयास था, उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के बीच ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। उनका शव उनके घर के बाहर लटका हुआ मिला। इस पर बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और कहा कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। युवा बीजेपी संगठन के सदस्य अर्जुन चौरसिया की लाश कोलकाता में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। ये घटना ऐसे समय हुई जब कुछ ही देर बाद अमित शाह कोलकाता पहुंचने वाले थे। अब इस मुद्दे पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में काफी मनमुटाव हो गया है। अमित शाह के दौरे के मौके पर चौरसिया शुक्रवार को ही एक बाइक रैली की अगुवाई करने वाले थे। गृह मंत्री कोलकाता पहुंचते ही चौरसिया के घर गए और बाद में तृणमूल पर सियासी हत्या कराने का आरोप लगाया। तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, ये एरिया है, इधर कुछ घर हैं
और इस तरफ भी कुछ घर हैं और कुछ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स भी हैं, तो उसी में से एक के अंदर इनका शव मिला है। और बीजेपी के सीनियर नेता यहाँ पे हैं, अभी हमारी उनसे बात भी हुई। पुलिस भी काफ़ी संख्या में है और उनका ये कहना है कि मर्डर टीएमसी के प्लेबुक से हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बीजेपी प्रोपेगेंडा और एजेंडा कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि ये मर्डर क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ है। लेकिन बीजेपी इसको एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज़ कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अमित शाह के आने से एकदम पहले हुआ है। जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, वहां दिन भर बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी होती रही और बीच बीच में झड़पें भी हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये आरोप बाहरी बीजेपी के लोगों के हैं। पोस्टमार्टम से पहले ये कैसे तय कर सकते हैं कि क्या हुआ? अमित शाह को ही क्यों बुलाया? प्रधानमंत्री को भी बुला लें। बीजेपी सियासी फायदे के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। All outsider, and they are calling Amit Shah. So I ask them, call Narendra Modi. पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये अमित शाह का पहला बंगाल दौरा था। उस हार के बाद से बीजेपी छोड़कर कई नेता दूसरे दलों में गए हैं और उसे विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। अपने 2 दिनों के दौरे पर इन मुद्दों पर भी अमित शाह ध्यान देंगे। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात की और उनके साथ डिनर किया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्वप्नदास गुप्ता और बंगाल बीजेपी के कई नेता भी थे। हालांकि सौरव गांगुली ने इस मुलाकात के सियासी होने की बात से इनकार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि इस डिनर में कुछ भी सियासी नहीं है। मैं उन्हें 2008 से जानता हूं और उनसे मिलता रहा हूं। मुस्लिम महिलाएं अगर बगैर बुर्का निकली या सेल्फी लेने के लिए बुर्का हटाया तो बुरे नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक मुस्लिम संस्था ने दी है। क्या है पूरा मामला? निहाल किदवई अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ा जिले में मुस्लिम डिफेंस फोर्स नाम की संस्था का ये पोस्ट वायरल है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर बिना बुर्के के देखी जा रही हैं। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को लेकर कुछ अश्लीलता की बातें भी सामने आई हैं। वो ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो पब्लिक में उनकी पिटाई कर दी जाएगी। तो हम इतना बुरा हाल करेंगे मार मार के। आयशा नूर बानो सरकारी मुलाजिम है। इस पोस्ट से वो काफी आहत है। उन्हें ऐसे संस्थानों और उनकी धमकी पर ऐतराज है। गांधी जी ने जिक्र किया है, उन्होंने तो कहा है कि आधी रात में जब औरत अकेली घूमती है तभी हमारे हिंदुस्तान को असली आज़ादी मिली है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग कौन डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि औरत को क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए? अरे मेरी जिंदगी है, अगर गुनाह भी है तो मेरी मर्जी भैया। मुझे समझने दो कि ये गुनाह है। आप क्यों थोपना चाहते हो को ये गुनाह है, ये सही है? मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ, औरत हो या लड़की हो, हमारी अपनी जिंदगी होती है, हमें अपने तरीके से जीने का हक है। सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ा जिले के मैंगलोर में ही कुछ साल पहले संस्कृति की रक्षा के नाम पर पब में श्री राम सेना ने लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लव जिहाद के नाम पर हिंसा यहां आम बात है और अब मुस्लिम डिफेंस फोर्स की धमकी। The police need to be vigilant. पुलिस को इन सब पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये कौन होते हैं तय करने वाले, आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना? हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। Dress is unacceptable. मैंगलोर पुलिस का साइबर सेल मुस्लिम डिफेंस फोर्स पर निगाह रख रहा है। So they are saying that Muslim women were wearing. हम सब पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं हटाना है। अगर वो हटाने की कोशिश करेंगे तो इस संगठन के लोगों की नजर में आएंगे और फिर उनके साथ मारपीट की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। Parents in general on different social media, so we have been watchful about it. मुस्लिम महिलाओं पर नजर रखने के लिए मुस्लिम संस्था और हिंदू महिलाओं पर नजर रखने के लिए हिंदू संस्था। इन संस्थाओं की कारगुजारियों से समाज और महिलाएं परेशान हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती, यानी इन्हें शह देती है। ऐसे में समाज सड़कों पर इनके खिलाफ विरोध करता हुआ नहीं दिखता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और हैदराबाद में बीच सड़क पर नागराजू की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी सुल्ताना ने एनडीटीवी से बात की और बताया कि किस तरह से वो मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सुल्ताना के मुताबिक उनके पति की हत्या उनके ही भाई और रिश्तेदार ने की है। उन्होंने कहा कि हम दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक 2 बाइक आई। बाइक पर सवार मेरे भाई ने पति को नीचे गिरा दिया। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे धक्का देकर पति पर रॉड से वार करते रहे। 10 से 15 मिनट में 30 से 35 बार वार किए। लोगों ने मदद नहीं की, बस वीडियो बनाते रहे। और मृतक नागराजू की पत्नी सुल्ताना से बात की हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। 25 वर्षीय नागराजू की जान हैदराबाद के सड़कों के बीच में चली गई और उनके साथ उनकी पत्नी तब भी थी। सुल्ताना, उस रात को सड़क के बीच में, जब ट्रैफिक के बीच में, लोगों के बीच में, ये आपके आंखों के सामने हो गया? हाँ, मतलब सब लोग थे ट्रैफिक बीच सड़क पे, लेकिन कोई भी हेल्प भी नहीं करे और वो लोग बहुत बुरे तरीके से मेरे राज को मार दिया, मेरे भाई ने। और मैंने सबके हेल्प भी पूछा, मैं बहुत हेल्प पूछा, लेकिन कोई हेल्प नहीं। आपको लगता है कि मौका था कि लोग बचा सकते थे? मौका था, ओनली मेरे भाई के हाथ में एक ही राड था, बस उतना ही। मेरा भाई एक ही मार रहे थे। एक 4-5 मेंबर्स, एक 10 मेंबर्स मिलके मेरे भाई को पकड़ लेंगे तो वो राड ले सकते थे, वो लोग कर सकते थे। मैं खुद थोड़ा ट्राई कर रही, लेकिन मैं अकेली करने से थोड़ा धक्का दे सकी, तो एक 10 मेंबर्स तो उन लोगों के हाथ पकड़ ले सकते थे। आप कब से उनको जानते थे? 10 ईयर्स से जानते थे मैम, 10 ईयर्स से मालूम है। हम दोनों क्लासमेट्स ही है। और आप दोनों के बीच मजहब कभी नहीं आया? नहीं, हम दोनों के बीच कभी भी मज़हब नहीं आया। अगर कुछ भी थोड़ा ज़्यादा हुई तो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करते थे, कभी भी मेरी बात ही सुनते थे, सपोर्ट करते थे। और आपने पुलिस का भी आसरा लिया, उनसे भी आपने इन्फॉर्म किया कि आपको लग रहा है कि आपको थ्रेट है? हाँ, मैरिज होने के नेक्स्ट डे ही हम SP ऑफिस गए थे। वहाँ पे भी ये लोग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग को हुआ तो ये लोग को ये बोल जैसा सिग्नेचर्स भी लिए, मेरे भाई और जीजू के और अम्मी का। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। आगे क्या सोच रही हैं आप? अपने फैमिली से तो अभी आपके ताल्लुकात नहीं हैं? हाँ, फैमिली से तो ताल्लुकात नहीं है। मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ और मुझे जॉब के लिए सपोर्ट चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर सकती है मुझे जॉब के लिए। समाज से क्या आप कहना चाहते हैं? आपके लिए तो ना इस्लाम ना हिंदू वो नहीं था, एक दूसरे के लिए प्यार सबसे बहुत इम्पोर्टेंट था। समाज तो इतना वेस्ट है कि वो लोगों के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते। जब वो लोग एक इंसान को सामने जान जा रही है बोले तो भी वो लोग नहीं बचा सकते, तो वो कितने मतलब इंसान नहीं, वो जानवर तो भी बेस्ट है कि कोई मतलब नॉर्मली कुछ कहीं पे कुछ हुआ तो जानवर भी चिल्लाते हैं, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं करते, तो वो इंसान होके पैदा होना ही मतलब दुनिया में आना ही वेस्ट है। इनका दिल इतना टूट गया है और इनको गुस्सा समाज पर इसलिए है कि कोई भी सामने नहीं आया। एक ह्यूमन इमोशन के तरीके से या संपत्ति के बिना पर भी वो लोग नहीं आए इनके राजू को बचाने के लिए। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।